हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये जो वीडियो है मैं 2 पार्ट्स में लेके आ रही हूँ। आज हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम जो है टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहो और साथ में अपने भी आंसर टिक करते चलो। और मेरे को वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया है। तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको कितनी समझ है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिज़ाइन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था, उसको कब एक्सेप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, जुलाई 1948 में या जुलाई 1950 में? आपके अकॉर्डिंगली आपको जो आंसर लगता है वो आप अपने तरफ नोट कर लो और लास्ट तक मेरे को ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 50। तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जुलाई 1947। तो जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। और हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किसने किया है? वो किया है पिंगाली वेंकैया ने। तो आपको क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो किसने जो है वो डिज़ाइन किसने किया था? वो पिंगाली वेंकैया ने किया था। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था हमारा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब सेटअप हुई थी? थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, उनके द्वारा सेटअप की गई थी। बाय द इंडियन कांग्रेस उसने सेटअप की थी। अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या फिर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तो किसकी गाइडेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सेटअप हुई थी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इनिशिएटिव ली थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जिसने क्या किया था? कैबिनेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन की थी, जिन्होंने हमारा आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटर्न इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है उस वर्ड में। तो ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या इंडियंस। तो इसका अभी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा होगा, प्रियम्बल पढ़ा होगा, उनको पहले यहाँ पे सीधा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इंडियन, यहाँ पे वो टिक कर देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडियन जो है यहाँ पे करेक्ट आएगा। कि हमारे जो प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो सोवरेन भी दिया हुआ है, सोशलिस्ट भी दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक भी दिया हुआ है, पर इंडियन वर्ड्स वहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है। तो इंडियंस इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली कंसिडर्ड ऑफ हाउ मेनी अदर जजेस बिसाइड्स द चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट जब स्टार्ट में बनाया गया था, तो ओरिजिनली तब उस टाइम पे कितने और जजेस जो हैं चीफ जस्टिस के साथ में बैठ सकते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में और कितने जजेस जो हैं वहाँ पे पार्ट प्ले कर सकते थे? तो ऑप्शन ए 6, 12, 14 या फिर 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 7। जब सुप्रीम कोर्ट की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 7 जजेस जो हैं वो और बैठ सकते थे जज के साथ में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसका चेयरमैन कौन थे? उस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सपरू या फिर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे वो चेयरमैन थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो फॉर्मेशन है, उसकी जो सेटअप है वो कब की गई थी? 1947 में, 1949 में, 1945 में या 1946 में?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी 1946 में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाया हुआ है, उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1947 में। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, Who among the following was not a member of Constituent Assembly established in July 1946? जुलाई 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी, इसमें से कौन सा जो पर्सन है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, मेंबर नहीं थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, सी महात्मा गांधी या डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्मेशन हुई थी तो उसके मेंबर कौन से नहीं थे? के मुंशी भी थे, जे.बी. कृपलानी भी थे और वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। महात्मा गांधी जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जे.एन.के? जे.एन.के की जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, उसको क्या स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया गया हुआ है? तो क्या दिया हुआ ऑप्शन, इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, जो इंडियन लॉज है वो उस पर अप्लाई नहीं होंगे। इट इज़ नॉट अबव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ द इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का इंटेग्रल पार्ट नहीं है जे.एन.के। यहाँ इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्डअप हुआ था तो उस टाइम भी जे.एन.के को एक स्पेशल स्टेटस दिया था कि उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अब तो आर्टिकल 370 के साथ साथ ये भी डिसॉल्व हो गया है। तो अब ये उस टाइम क्या था कि अपना जे.एन.के का जो है एक अपना अलग संविधान रहेगा, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? किसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी? ऊपर हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, बस इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है। जिनको वो क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर राइट किया होगा वो यहाँ पे आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन ए कैबिनेट प्लान मिशन, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सी माउंट बैटन पैटर्न या डी क्रिस्पो मिशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, Which of the following was adopted from the Mayura dynasty in the emblem of Government of India? मयूरा डेंसिटी के एम्बलेम जो इनका एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चीज़ अडॉप्ट की है और उसको अपने यूजेज में लाया हुआ है? ऑप्शन ए हॉर्स, वर्ड्स सत्यमेव जयते, 4 लाइन्स या चैरिट व्हील। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर एक एम्बलम्स है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें से मयूरा डेंसिटी से क्या पार्ट लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 4 लॉइन्स। 4 लॉइन्स जो हैं एम्बलेम, अपने एम्बलेम में उन्होंने फिट किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मयूरा डेंसिटी के एम्बलेम से निकाला हुआ है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, श्री एम.एन. राव ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी श्री एम.एन. राव ने। एम.एन. रॉय ने क्या सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया का एक अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके बाद उसके चेयरपर्सन बी.आर. अम्बेडकर बने, बट जो फॉर्मेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्मेशन हुई थी उसका पहला जो सेशन था, पहली मीटिंग थी, वो कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में, लाहौर में, कैलकाटा में या न्यू दिल्ली में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज, प्रोविजनल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, लोग उनको इलेक्ट करते हैं, या नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो उनको गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट किया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे तो वो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज। जो उस टाइम प्रोविजनल असेंबलीज होती थी वो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही उनके मेंबर्स को चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स किया गया था, कब मतलब यूज में लाया गया था?
ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। आपको याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्समेंट की गई थी, 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करने में, उसको एनफोर्स करने में। अबाउट 6 months in 1949, about 2 years since 15 August 1947, exactly a year since November 26, 1948, या अबाउट 3 years since 9 December 1946। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी 3 years since December 9, 1946। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई। जो गवर्नर जनरल का ऑफिस है इंडिया में वो कब क्रिएट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक्ट के द्वारा 1935 में जो हुआ था, चार्टर एक्ट के ड्यूरिंग, चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंगली, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो इसका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था बाय द चार्टर एक्ट 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर नेक्स्ट 18th क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बड़े लोग यहाँ पे ऑप्शन अपना गलत करके आएंगे, वो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, बट आपको राइट गेस करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे गलत कैसे करेंगे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड्स अलग अलग है, नाम सेम दिए हुए हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस अ ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। तो आपको बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे मिस्टर एटली, उन्होंने कब अनाउंस किया था कि जो पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाए ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश पीपल। जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पे रूल करते थे, तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के मिस्टर एटली, उन्होंने कब सोचा कि किस ईयर में सोचा कि जो पावर है वो अब इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए फरवरी 1947, जून 1949, अगस्त 1947 या फिर जून 1948। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जून 1948। जून 1948 में जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एटली, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पावर है वो इंडियंस को रिटर्न कर देनी चाहिए इस टाइम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसने क्रिएट की थी, ये क्वेश्चन हम पहले करा हुआ है हमने, इस टाइप का हमने, आपको यहाँ पे राइट गेस लग जाएगा। अंडर द शिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिस्प मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या कैबिनेट मिशन प्लान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किसने क्रिएशन की थी, वो थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसकी क्रिएशन की गई थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल का कंसेप्ट था वो ड्राफ्टिंग कमेटी में किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, मतलब वो कंसेप्ट लेके कौन आया था, बी आर अम्बेडकर जी लेके आए थे, महात्मा गांधी लेके आए थे, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट था, प्रियम्बल जो वर्ड था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे कौन लेके आया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ये वर्ड है प्रियम्बल, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की जो आइडिया प्रपोज किया था। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो पहले स्पीकर हैं वो कौन थे, पी उपेंद्र, हुकम सिंह, अनंथा संयम अयनगर या मालवंकर।
तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी मालवांकर। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वो थे मालवांकर। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज बाइफरकेटेड इंटू महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन May 1st इन द ईयर। जो बॉम्बे, जिसको मुंबई कहा जाता है, उसको बाइफरकेट गया था, उसको डिवाइड किया गया था इनटू 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र और गुजरात। मुंबई जो है उसको पहले बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात में, ऑन May 1 मई को। और ईयर कौन सा था आपको ये बताना है, 1959, 1962, 1960 या 1958। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1960। 1960 में जो है वो बॉम्बे स्टेट को उसको बाइफरकेट किया गया था, उसको डिवाइड किया गया था इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसकी आप एग्जैक्ट डेट क्या है, 1 मई 1960। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसमें से क्या ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है? नो। इट इज़ ओरिजिनल। क्या ये ओरिजिनल है? नो, ये भी नहीं है। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बेसिस है? नहीं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। कुछ चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं, कुछ जो है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं, कुछ कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं। मतलब हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीज़ें बोरो की हुई हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पार्ट बनाया हुआ है। तो जो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट जो है 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज अटेन स्टेटहुड इन February 1987। आपको ऑप्शन बताने हैं उसमें से कि इसमें ये सारी यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं आपको, इसमें से बताना है कि सबसे पहले जो 1987 में, फरवरी 1987 में स्टेटहुड का जो दर्जा था वो सबसे पहले किस यूनियन टेरिटरी को दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, गोवा या पौंडीचेरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहीं से पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश तो अभी हमारी स्टेट है, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले दिया गया था वो अरुणाचल प्रदेश को ही दिया गया, क्योंकि गोवा अभी यूटी है, पौंडीचेरी भी यूटी है, दमन एंड दीव भी यूटी है। तो अभी जो ऑप्शन इसका बचता है वो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आपको क्वेश्चन है इस तरीके से भी घुमा के आ सकता है कि फरवरी 1987 में कौन सी स्टेट जो अभी स्टेट है उस टाइम वो यूनियन टेरिटरी थी। तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, एस राधाकृष्णन या जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफरकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले किया, आपको यहाँ पे इजी रहेगा ये आंसर करना। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली स्टेट थी वो कौन सी थी जिसको बाइफरकेट किया गया था, जिसको डिवाइड किया गया था? पंजाब को, असम को, नहीं, बॉम्बे को या फिर बंगाल को। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बॉम्बे को। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली स्टेट थी जिसको बाइफरकेट किया गया था 2 स्टेट्स में, वो थी बॉम्बे, जिसको बाइफरकेट किया गया था महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 28th क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं? यूएसए के, आयरलैंड के, इंग्लैंड के या फिर यूके के। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हुए हैं वो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन से केसेस हैं जो कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं? हमें हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में हमें उनको पहले फाइल करना पड़ता है, फिर वो केस बढ़ के अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है तो वो वहाँ पे जाता है। तो इसमें से कौन सा केस है? केसेस अगेंस्ट एंक्रोचमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स,
वंस प्रॉपर्टी इज फोर्स ऑक्युपाइड बाय द अदर, अगर एक ही प्रॉपर्टी दूसरे ने ऑक्युपाई कर ली हो तब। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, या फिर डिस्प्यूट्स जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में चल रहे हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में आपस में कोई अगर डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो केस जो है वो डायरेक्टली पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, पहले उसको जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे वो सॉर्ट करने की ट्राई हो सकती है, फिर उसके बाद अगर ट्राई वहाँ पे अगर वो ट्राई फेल होती है तो फिर वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द कोर्ट। अगर आपको किसी हाई कोर्ट का जज बनना है तो इसमें से कौन सा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं है अगर किसी को जज बनना है हाई कोर्ट का। मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, कि 10 साल से नीचे वो किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट नहीं होना चाहिए, मतलब 10 मिनिमम जो है 10 साल तो होने ही होने चाहिए, 10 साल से ऊपर तो हो सकता है पर 10 साल से कम का तो हाई कोर्ट में एडवोकेट नहीं रहना चाहिए। मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट, मतलब प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक अलग से जूरिस्ट होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन से बनता है। मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 55 ईयर्स, 55 ईयर्स की एज होनी चाहिए, या मस्ट हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, कि कम से कम उसको 5 साल का हाई कोर्ट का जज तो होना ही चाहिए। अगर जो ऑलरेडी 5 साल का जज है तो फिर उसको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कि अगर कोई एडवोकेट जो है वो 10 साल से ज़्यादा वो है जो हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका है तो वो जो है वो हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर सकता है, अपॉइंट होने का उसका जो है चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी फिल्ड डायरेक्टली। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है हमारे पास, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट, जो हाई कोर्ट्स थे इंडिया के वो सबसे पहले कब स्टार्ट किए गए थे और कहाँ पे स्टार्ट किए गए थे? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में, मद्रास एंड बॉम्बे में, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में, या दिल्ली एंड कलकत्ता में। तो जो सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे जो हाई कोर्ट्स थे वो कहाँ पे स्टार्ट किए थे? बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो किसके द्वारा चूज किए जाते हैं? वो है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन, रिटायरमेंट के बाद जो हाई कोर्ट का जज है वो इनमें से फॉलोइंग क्या कर सकता है? कि वो किसी अदर कोर्ट में काम कर सकता है सिवाय अपने कोर्ट के, जिस कोर्ट से वो रिटायरमेंट ली हुई है, जहाँ पे वो चाहे वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर उसी कोर्ट में दोबारा काम कर सकता है, या फिर लोअर कोर्ट्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सेम कोर्ट, मतलब वो किसी भी कोर्ट में काम कर सकता है सिवाय उस कोर्ट से जहाँ से वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो अगर एक हाई कोर्ट का जज है उसको अगर फर्दर काम करना है तो वो किसी दूसरे कोर्ट का जज बन सकता है, पर जो जिस कोर्ट से रिटायर हो रहा है वो उस कोर्ट का दोबारा जज नहीं बन सकता। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज, जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उसकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो क्या रखी गई है? 62 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 या 58 ईयर्स। तो इसकी एज क्या रखी हुई है? वो है 65 ईयर्स। तो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद उनको रिटायरमेंट होनी होगी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई, जो चीफ जस्टिस है और बाकी जजेस हैं हाई कोर्ट के तो वो कौन अपॉइंट करता है? तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जजेस का वाला तो कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया कि जजेस जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो जब जजेस का ऑप्शन दिया तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, या प्रेसिडेंट। तो इसका जो कौन इलेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उनको कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही है जो चीफ जस्टिस और अदर जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने अयोध्या का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस किया था, अंडर विच आर्टिकल? आपको किस आर्टिकल के तहत जो वो केस है वो दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? आर्टिकल 143, 132, 138 या 136?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टिकल 143, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। आर्टिकल 143 के तहत क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो अयोध्या केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट आर मेड बाय, जो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर क्लर्क्स हैं या जो भी हैं, तो उनको उनकी अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या गवर्नर? तो इसमें से कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वही सिलेक्शन करता है कि जो ऑफिसर्स हैं या जो सर्वेंट्स हैं हाई कोर्ट के वो कौन होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ड्रॉन फ्रॉम, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज हैं वो कहाँ से आती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ग्रांट्स इन एड, पब्लिक अकाउंट से, कॉन्टीजेंसी फंड से या कंसोलिडेटेड फंड से? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वहां से उनको सैलरीज मिलती है। नेक्स्ट 41 है, प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल का कंसेप्ट और फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? यूएस से, आयरलैंड से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो दो चीजें हैं, प्रियम्बल और साथ में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से टेकअप किए हुए हैं। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप वाज टेकन फ्रॉम, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किस कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कौन से हमने कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया हुआ है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से या नन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप का, कि अगर एक इंसान एक कंट्री में रह रहा है, इंडिया का है, तो उसको उसी की जो सिटीजनशिप है वो रहेगी। अगर वो कहीं और भी जाके अप्लाई करना चाहेगा तो फिर उसको यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी, या फिर बाहर की अगर किसी के पास सिटीजनशिप है किसी दूसरी कंट्री की, तो यहाँ पे आके उसको इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी वाली जो उसके पास सिटीजनशिप चल रही है वो उसको कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट इज, एट प्रेजेंट इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 15, 21, 16 या फिर 18? तो टोटल है 21। इस टाइम इंडिया में टोटल 21 नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट 44th क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ऑफिस से उनको रिमूव किया जा सकता है बाय किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करे तब उनको रिमूव किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करवाना हो तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस जज को निकालो आप। तो प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट होने के बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो उसके बारे में सोच सकता है कि उसको जज को रिमूव कराया जाए या नहीं किया जाए। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये चीज क्लियर कर दी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है। इसको बिना हम ऑप्शन देखे सब सीधे हम बी आर अम्बेडकर जी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि फाइनल और हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल किसका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको सबसे हाईएस्ट रैंक दिया गया हुआ है? प्रेसिडेंट को, यूनियन कैबिनेट को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर पार्लियामेंट को? तो जो हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वो कौन सा है? किसका जो जुडिशरी है जो फाइनल मानी जाएगी वो है सुप्रीम कोर्ट। या अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया तो वो फाइनल है, उसके बाद फिर आप किसी कोर्ट में या कोई प्रेसिडेंट कोई प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते हो, वो फिर आपका वो फाइनल फैसला रहेगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज हेल्ड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ तलाक थ्राइस इन वन गो इज इलीगल? कौन से हाई कोर्ट, इंडिया के किस हाई कोर्ट ने ये चीज़ मेंशन कर दी कि ये जो ट्रिपल तलाक होता था, ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट था, इसको इलीगल माना? बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कैलकाटा हाई कोर्ट ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट था इसको इलीगल बताया है।
नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, द स्मॉल कॉजेज कोर्ट कैन हेयर केसेस इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, जो स्मॉल कॉजेज वाले कोर्ट होते हैं वो कौन से केसेस पर, वो उन केसेस पे हेयरिंग कर सकते हैं जिसमें अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कितनी इन्वॉल्व हो रही हो, 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 या 500। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2,000। 2,000 रुपये अमाउंट जिसमें इंक्लूड हो रही हो, जिसमें फाइन हो या 2,000 का फाइन हो या 2,000 की अमाउंट जिसमें इंक्लूड हो रही हो, वही केसेस जो है वो स्मॉल कोर्ट्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। वो उनको अलाउंस ही यही है कि 2,000 तक के केसेस ही आपने एक्सेप्ट करने हैं। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड रिटन टू द, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अगर रिजाइन करना हो तो उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर किसके नाम पर एड्रेस करके भेजना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को? तो उसको अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो उसको प्रेसिडेंट को जो एड्रेस करके रेजिग्नेशन अपना सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिजाइन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट है उनको एक अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस है तो जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट अकेले, अलोन, इन कॉन्सिडरेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ मिलके, इन कॉन्सिलेशन विद द गवर्नर, गवर्नर के साथ मिलके, या विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलोन, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अलोन। जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट अकेले चूज करता है, किसी की हेल्प से नहीं, कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, कोई गवर्नर नहीं, किसी के साथ भी मिलके नहीं, अकेला वो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है कि अगर जुडिशली अगर आपको कोई चीज़ राइट नहीं लग रही, अगर आपको कोई एक लॉ पास हो गया, आप उसको रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। और ये हमने कहाँ से बोरो किया था? ये यूके से, स्विट्जरलैंड से, यूएसए से या यूएसएसआर से। तो ये हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है? यूएसए से। ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ये थी हमारी आज की वीडियो के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो स्टे ट्यून। आई होप कि आपने साथ साथ में अपने आंसर मार्क किए होंगे। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका भी आपको लिंक जो है वो एकदम से आपको स्क्रीन पे एक्टिवेट हो जाए। थैंक यू एवरीवन।